भाग 10। मेरा मेंटर डॉक्टर विक्रम साराभाई। शिक्षक और मार्गदर्शक हमारे जीवन के अलग अलग चरणों पर आते हैं। एक बच्चे के रूप में मैं अपने माता पिता और अपने अध्यापकों को आदर्श मानता था। फिर मेरे प्रिय मित्र और बहनोई अहमद जलालुद्दीन ने उस समय मेरा मार्गदर्शन किया जब मैं एक बच्चे से युवक बन रहा था। और जब मेरा करियर शुरू हो रहा था तब मुझे अत्यधिक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे व्यक्ति के सानिध्य में आया। एक वैज्ञानिक, शिक्षाविद, संस्थान निर्माता और दूरदर्शी, डॉक्टर साराभाई आधुनिक भारत के महानतम चिंतकों और कर्मयोगियों में से एक थे। उन्होंने तीव्र बुद्धिमत्ता को एक उत्कृष्ट नेता के गुणों के साथ जोड़ा। ये देश का सौभाग्य था कि स्वतंत्रता के बाद उसके नवजात अंतरिक्ष कार्यक्रम की कमान उन्हें सौंपी गई। उनके बारे में और उनकी अनेक उपलब्धियों के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है कि उन्होंने इसरो की स्थापना की, भारत के अंतरिक्ष मिशन की परिकल्पना की, वे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे और उन्होंने अनेक उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की, जिनमें अहमदाबाद का भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM भी शामिल है। फिर भी मेरी दृष्टि से वे केवल यही नहीं थे। ये तो किंवदंती की बातें थी और मेरे जैसे युवा रॉकेट इंजीनियर के लिए उन्हें किसी नायक जैसा बना देती थीं। वे इससे कहीं अधिक थे। मैं उनसे पहली बार तब मिला जब मुझे INCOSPAR द्वारा रॉकेट इंजीनियर के पद के लिए साक्षात्कार हेतु बुलाया गया। ये बुलावा मुझे अप्रत्याशित रूप से मिला था जब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR के प्रोफेसर MGK मेनन ने बेंगलोर में नंदी होवरक्राफ्ट पर मेरे कार्य को देखा। मुझे ये पता नहीं था कि साक्षात्कार में क्या अपेक्षित होगा या उसे कौन लेगा। ना ही मुझे ये पता था कि साक्षात्कारकर्ता मेरे ज्ञान के किस क्षेत्र को परखेंगे। मैं खुले मन से बंबई गया, खुद से कहा कि बहुत अधिक अपेक्षाएं नहीं रखनी हैं। जीवन ने मुझे ये पहले ही सिखा दिया था कि जीतने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जीत की इच्छा को बहुत अधिक ना पालो, बल्कि शांत और खुले मन से नई चुनौतियों का सामना करो। मेरा साक्षात्कार डॉक्टर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर मेनन और श्री सराफ ने किया। उनमें से प्रत्येक वैज्ञानिक ज्ञान का भंडार था, फिर भी कमरे में जो गर्मजोशी और सौम्यता मैंने महसूस की वो अद्भुत थी। उस साक्षात्कार ने डॉक्टर विक्रम साराभाई के साथ मेरे भविष्य के संबंध की नींव रखी। वे मेरे विचार प्रक्रियाओं में और गहराई तक गए, केवल ये जानने के लिए नहीं कि मेरा ज्ञान स्तर क्या है, बल्कि ये जानने के लिए भी कि मैं किस मिट्टी का बना हूँ, मेरे लक्ष्य कहाँ है और मेरे भीतर एक पेशेवर और एक इंसान दोनों रूपों में कितना विकास संभव है। वे प्रोत्साहित करने वाले, सुलभ और ध्यानपूर्वक सुनने वाले थे। स्वाभाविक है कि मैंने जान लिया कि ये व्यक्ति केवल एक इंजीनियर की भर्ती नहीं कर रहा है, बल्कि वो मेरे भविष्य की संभावनाओं को देख रहा है और मुझ में अपना समय और ध्यान निवेश कर रहा है। अपने पेशेवर जीवन में ये पहली बार था जब मैंने किसी ऐसे महान व्यक्तित्व को देखा जो मेरी सोच और सपनों को देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की अपनी व्यापक दृष्टि में समाहित करने को तैयार था। मुझे INCOSPAR में सम्मिलित कर लिया गया। ये मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा था और मेरे करियर का बड़ा ब्रेक थ्रू। जैसे जैसे मैं अपनी भूमिका में स्थिर हुआ और संस्थान उसकी प्रक्रियाओं और लोगों को जानने लगा, तो मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि ये मेरे पहले कार्यस्थलों से कितना भिन्न था। यहाँ का वातावरण बहुत ही अधिक सहज था और उपाधियाँ और पदानुक्रम उतने महत्वपूर्ण नहीं थे। इसके तुरंत बाद मैंने सुना कि डॉक्टर साराभाई ने थुम्बा भूमध्य रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन कैसे स्थापित किया। ये कहानी है जिसे मैं बार बार सुनाने से कभी थकता नहीं, क्योंकि मेरे लिए ये विज्ञान और आध्यात्मिकता मेरे जीवन की दो प्रेरक शक्तियों का आदर्श संगम है। साल 1962 था और डॉक्टर विक्रम साराभाई एक स्थल की तलाश में थे जहां एक अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा सके। उन्होंने कई स्थानों का दौरा किया। दक्षिण भारत के केरल में थुम्बा को चुना गया क्योंकि यह भूमध्य रेखा के निकट है और उच्च वायुमंडल में आयोनोस्फीयरिक अनुसंधान और वायुमंडल की संरचना के अध्ययन के लिए आदर्श है। जब डॉक्टर साराभाई थुम्बा पहुंचे तो वहां कई गांव थे और हजारों मछुआरे रहते थे। वहां एक सुंदर प्राचीन चर्च, सेंट मैरी मैग्डलेन चर्च, और पास ही बिशप का घर भी था। डॉक्टर साराभाई ने कई राजनेताओं और नौकरशाहों से मुलाकात की ताकि शोध सुविधाएं बनाने के लिए जगह मिल सके, लेकिन अनुमति प्राप्त करना कठिन था। अंततः उनसे त्रिवेंद्रम के बिशप रेवरेंड डॉक्टर पीटर बर्नट परेरा से मिलने को कहा गया। ये शनिवार का दिन था जब डॉक्टर साराभाई ने उनसे भेंट की। बिशप मुस्कुराए और उनसे अगले दिन यानी रविवार को मिलने को कहा। उस दिन चर्च की सेवा के बाद रेवरेंड डॉक्टर पीटर बर्नट परेरा ने मंडली से कहा, मेरे बच्चों, मेरे पास एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है जो हमारे चर्च और जिस स्थान पर मैं रहता हूं उसे अंतरिक्ष विज्ञान शोध के कार्य के लिए चाहते हैं। प्रिय बच्चों, विज्ञान तर्क द्वारा सत्य की खोज करता है। एक तरह से विज्ञान और आध्यात्मिकता एक ही दिव्य आशीर्वाद की तलाश करते हैं, जन कल्याण के लिए।
मेरे बच्चों, क्या हम ईश्वर के घर को एक वैज्ञानिक मिशन के लिए दे सकते हैं? चर्च आमीन की ध्वनि से गूंज उठा। तत्पश्चात रेवरेंड डॉक्टर पीटर बर्नर्ड परेरा ने यह महान निर्णय लिया कि चर्च भवन को भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य इसरो को समर्पित कर दिया जाए। वहीं पर हमारा डिजाइन केंद्र बना, रॉकेट असेंबली शुरू हुई, फिलामेंट वाइंडिंग मशीन का डिजाइन हुआ और बिशप का घर हमारे वैज्ञानिकों का कार्यस्थल बना। चर्च भवन को तब से प्रेम और देखभाल के साथ संजोकर रखा गया है और यह हमेशा हमें याद दिलाता है कि हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से हुई थी। आज वहाँ भारतीय अंतरिक्ष संग्रहालय है। बाद में TERLS से विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और देश भर में अनेक अंतरिक्ष केंद्र स्थापित हुए। जब मैं इस घटना के बारे में सोचता हूं तो मुझे दिखता है कि किस तरह प्रबुद्ध आध्यात्मिक और वैज्ञानिक नेता बड़े लक्ष्यों के लिए सामंजस्य से कार्य करते हैं। बाद में थुम्बा में नया चर्च और नए विद्यालय रिकॉर्ड समय में बनाए गए। TERLS और फिर VSSC के जन्म ने भारत को विश्व स्तरीय रॉकेट सिस्टम डिजाइन, विकसित और उत्पादन करने की क्षमता प्रदान की। भारत ने भूस्थिर, सूर्य समकालिक और मौसम संबंधी सैटेलाइट्स, संचार उपग्रह और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स प्रक्षेपित करने की क्षमता विकसित की, जिससे देश को तीव्र संचार, मौसम का पूर्वानुमान और जल संसाधनों की पहचान जैसी सुविधाएं मिली। डॉक्टर विक्रम साराभाई अब हमारे बीच नहीं हैं, न ही रेवरेंड डॉक्टर पीटर बर्नर्ड परेरा, परंतु मैं उन्हें ऐसे फूलों के रूप में देखता हूं जो दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ने हेतु खिलते हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, फूल को देखो वो कितनी उदारता से अपनी सुगंध और मधु बांटता है। वो सबको देता है, अपने प्रेम को स्वतंत्रता से देता है। जब उसका कार्य पूरा हो जाता है तो वो चुपचाप झर जाता है। फूल की तरह बनने का प्रयास करो, अपनी सभी विशेषताओं के बावजूद निम्र रहो। ये कहानी कि हमें एक रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कैसे मिला, सभी पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी संदेश है। ये मस्तिष्कों के एकीकरण के बारे में है। दुनिया में और कहीं भी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए चर्च समर्पित नहीं किया गया, ये केवल भारत में हुआ। यह गहन संदेश है जिसे फैलाया जाना चाहिए। संदेश यह है कि धर्म का सर्वोत्तम घटक एक आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित किया जा सकता है, जो समाज को आकार देगी। जैसे जैसे मैं उस कार्य में आगे बढ़ा जो बाद में इसरो बन गया, मेरा डॉक्टर साराभाई से संपर्क अधिकाधिक होने लगा। वे थुम्बा में सुविधा स्थापित करके, भारत द्वारा अपना स्वयं का SLV बनाने की परिकल्पना करके और साथ ही रॉकेट असिस्टेड टेक ऑफ सिस्टम रैटो विकसित करके देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को आकार दे रहे थे, जो सैन्य विमानों को सबसे प्रतिकूल भूभाग से भी उड़ान भरने में सक्षम बनाएगा। मुझे ये देखकर आश्चर्य होता था कि उनका मस्तिष्क किस तरह काम करता था। साफ विचार और आगे देखने की क्षमता, भले ही ऐसी बातें हम में से बाकी लोगों को तत्काल स्पष्ट न होती हों। डॉक्टर साराभाई के नेतृत्व गुण ऐसे थे कि वे किसी संगठन के सबसे कनिष्ठ व्यक्ति को भी उद्देश्य की भावना से प्रेरित कर सकते थे। मेरी राय में कुछ बुनियादी गुण थे जिन्होंने उन्हें महान नेता बनाया। मुझे उन्हें एक एक करके उल्लेख करने दीजिए। पहला, वे हमेशा सुनने को तैयार रहते थे। भारतीय संस्थानों में अक्सर जो विकास में बाधा डालता है वो ये है कि शीर्ष पर बैठे लोग अपने कनिष्ठों और अधीनस्थों को सुनने से कतराते हैं। ये विश्वास है कि सभी निर्णय और विचार ऊपर से नीचे की ओर ही आने चाहिए। नेतृत्व और दबंगई के बीच की रेखा बहुत पतली है। डॉक्टर साराभाई हमें अक्सर इस बात से चकित करते थे कि वे हम पर कितना विश्वास रखते थे। INCOSPR में हम मूलतः युवा और अनुभवहीन इंजीनियरों का एक समूह थे, जिनमें उत्साह और जोश प्रचुर मात्रा में था। उन्होंने हमें एक दृष्टि देकर और ये महसूस कराकर कि हम एक बड़े संपूर्ण का हिस्सा हैं, इस युवा ऊर्जा को हार्नेस किया। उनके थुम्बा आने से कई दिनों तक जोशीला माहौल रहता था, क्योंकि हम में से प्रत्येक चाहता था कि उन्हें कुछ नया दिखाएं, चाहे वो नया डिजाइन हो, नया निर्माण हो या नई प्रशासनिक प्रक्रिया। उन्होंने हमें अपने अपने अधिकारों में नेता बनने के लिए तैयार किया। दूसरी गुणवत्ता जो मैंने महसूस की और जो किसी नेता के लिए बहुत उपयोगी होती है, वो है रचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता। जब डॉक्टर साराभाई ने यह निर्णय लिया कि हमें SLV और RATO दोनों बनाने चाहिए, तो दोनों में तत्काल कोई प्रत्यक्ष संबंध दिखाई नहीं देता था। फिर भी बार बार ये हमें साबित हुआ कि उनके विचार और कार्य जो शुरू में बेतरतीब लगते थे, वास्तव में गहरे स्तर पर जुड़े हुए थे। मैंने ये जल्दी ही समझ लिया और ठान लिया कि हमेशा सतर्क और केंद्रित रहूं, ताकि मेरे प्रयोगशाला में मुझे असामान्य और चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपे जाएं। व्यापक दृष्टिकोण में डॉक्टर साराभाई ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक समेकित इकाई के रूप में परिकल्पित किया था, जिसमें रॉकेट, उपग्रह, प्रक्षेपण यान और प्रक्षेपण सुविधाओं का डिजाइन और निर्माण सम्मिलित हो। रॉकेट ईंधन, प्रणोदन प्रणाली, एरोनॉटिक्स और एरोस्पेस सामग्रियों,
ट्रैकिंग प्रणालियों और उपकरणों के विकास हेतु एक विस्तृत कार्यक्रम भी स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर और अहमदाबाद स्थित फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में गति पकड़ रहा था। जब डॉक्टर साराभाई ने भारत में रॉकेट विकसित करने की योजना को आकार दिया तो उन्हें और राजनीतिक नेतृत्व को इस तरह के कार्यक्रम की प्रासंगिकता पर प्रश्न उठाए गए, जबकि देश की एक बड़ी आबादी भूख और गरीबी से जूझ रही थी। फिर भी वे पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस विचार से सहमत थे कि भारत तभी विश्व के मामलों में सार्थक भूमिका निभा सकता है जबकि वह हर मामले में आत्मनिर्भर हो और उसे वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम न तो केवल विशिष्ट राष्ट्रों के समूह में शामिल होने की इच्छा, न ही अन्य देशों की नकल करने की बात थी, बल्कि ये दूरसंचार, मौसम विज्ञान और शिक्षा में स्वदेशी क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता की अभिव्यक्ति थी। तीसरी गुणवत्ता जो मैंने डॉक्टर साराभाई में देखी और जिसे मैंने अपने कार्य करने के ढंग में शामिल करने की कोशिश की, वो थी टीम बनाने की क्षमता। डॉक्टर साराभाई के पास किसी काम के लिए सही व्यक्ति पहचानने की अद्भुत क्षमता थी। फिर वे उस व्यक्ति का पूरा समर्थन करते थे, भले ही उसके पास अनुभव की कमी हो। उनके पास मनोबल बढ़ाने के भी अपने तरीके थे, जो किसी नेता के लिए बहुत आवश्यक गुण है, विशेषकर हमारे जैसे क्षेत्र में जहां हमें अक्सर कठिनाइयों और असफलताओं से जूझना पड़ता था। आवश्यकता पड़ने पर वे सबसे अंधकारमय परिदृश्य को भी कम भयानक बना देते थे। वे हमें प्रशंसा देते थे, भले ही हम लक्ष्य तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाए हों, यदि उन्हें ऐसा लगता था कि ये उचित है, और वे कभी हास्य का उपयोग करने से पीछे नहीं हटते थे ताकि हमारे क्षेत्र में निहित तनाव कम हो सके। इन सब ने उन्हें ऐसी टीमों और संस्थानों का निर्माण करने में सक्षम बनाया जो उनके और उनकी दृष्टि के प्रति अटल रूप से वफादार रहे। प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि वह योगदान दे सकता है और उसका योगदान पहचाना और महत्व दिया जाएगा। और अंत में उनकी जो महान गुणवत्ता थी वो थी असफलताओं से परे देखने की क्षमता। मुझे याद है कि उनकी एक यात्रा पर हमने एसएलवी चरण के नोज कोन जेटिसनिंग मैकेनिज्म का प्रदर्शन तैयार किया था। योजना ये थी कि जब डॉक्टर साराभाई एक स्विच दबाएंगे तो पायरो सिस्टम एक टाइमर सर्किट के माध्यम से सक्रिय होगा, लेकिन जब उन्होंने स्विच दबाया तो कुछ नहीं हुआ। मैं और मेरे सहकर्मी प्रमोद काले, जिन्होंने टाइमर सर्किट को डिजाइन और एकीकृत किया था, स्तब्ध रह गए। हमने जल्द ही समस्या को टाइमर के भीतर पहचाना और उसे हटाकर पायरो को सीधा जोड़ दिया। जब डॉक्टर साराभाई ने फिर से स्विच दबाया तो पायरो सक्रिय हुआ और नोज कोन योजना के अनुसार अलग हो गया। डॉक्टर साराभाई ने हमें हमारे काम के लिए बधाई दी, लेकिन उनके चेहरे पर एक विचारशील भाव था जब वे विदा हुए। उसी शाम मुझे त्रिवेंद्रम के कोवलम पैलेस होटल में उनसे मिलने के लिए बुलाया गया। जाते समय मेरे मन में असहजता थी। उन्होंने मुझे अपनी सामान्य गर्मजोशी से मिलकर रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के बारे में बात की। फिर वे सुबह की घटना की ओर मुड़े। मैंने खुद को डांट खाने के लिए तैयार किया। इसके बजाय डॉक्टर साराभाई ने गहराई से प्रश्न किया, क्या हमें काम में उत्साह नहीं मिल रहा या ये हमारे लिए चुनौतीपूर्ण नहीं है? मुझसे बात करने के बाद हम अंततः उस असफलता के पीछे का कारण ढूंढ पाए। हमें सभी रॉकेट चरणों और प्रणालियों के एकीकरण के लिए एक समेकित स्थान की आवश्यकता थी। इस कारण को पहचानकर डॉक्टर साराभाई देर रात तक जागते रहे, भूमिकाएं पुनर्परिभाषित करते हुए और एक नए विभाग रॉकेट इंजीनियरिंग सेक्शन की स्थापना करते हुए। जैसा कि मैंने उल्लेख किया, गलतियां और असफलताएं हर परियोजना का हिस्सा होती हैं, विशेषकर हमारे जैसे कार्यों में जहां अनेक प्रणालियों पर काम होता है और विभिन्न टीमें अलग अलग चरणों की जिम्मेदारी निभाती हैं, जहां एक छोटी सी गलती भी वर्षों की मेहनत को व्यर्थ कर सकती है। डॉक्टर साराभाई इन गलतियों को नवाचार और नई प्रणालियों के विकास के द्वार के रूप में उपयोग करते थे। उनके पास विशिष्ट त्रुटि से परे देखने और उसके पीछे छिपे कारण को समझने की क्षमता थी। वे गलतियों की गुंजाइश रखते थे और इसके बजाय इसका विश्लेषण करते थे कि हम उन्हें कैसे नियंत्रित कर सकते हैं ताकि हम परियोजना पर शासन करें, न कि असफलता के डर पर। आज अंतरिक्ष यात्रा करने वाले राष्ट्रों के समुदाय में इसरो की जो जगह है वो अद्वितीय है। इसने विश्व स्तरीय सैटेलाइट, उपग्रह और रॉकेट प्रक्षेपक विकसित किए हैं और देश को वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार, शिक्षा और दूरसंचार सुविधाओं के क्षेत्र में अमूल्य सेवा प्रदान की है। इतना ही नहीं, इसने चंद्रमा पर एक ऑर्बिटर भेजा है, चंद्रयान 1, और शीघ्र ही मंगल पर भी एक यान भेजेगा। ये सब डॉक्टर साराभाई द्वारा बोए गए बीजों और सतीश धवन जैसे लोगों तथा बाद के अध्यक्षों द्वारा पोषण करने से ही संभव हुआ है। डॉक्टर विक्रम साराभाई के साथ मेरा संबंध गहन भावनात्मक और बौद्धिक था।
बारंबार उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया कि मैं टीमों का नेतृत्व करूंगा जो भारत को विज्ञान और रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे ले जाने वाले तंत्रों का डिजाइन और विकास करेंगी। उन्होंने उस युवा रॉकेट इंजीनियर को, जो उनके सामने बैठा था और ईमानदारी और स्पष्टता से उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहा था, अपने संरक्षण में लिया और उसे रॉकेट और मिसाइल बनाने का अपना सपना शेयर किया। उन्होंने संकट और संदेह, असफलता और सफलता के क्षणों में मेरा साथ दिया। जब आवश्यकता हुई तो सही राह दिखाई, या जब मैं भ्रमित हुआ तो रास्ता दिखाया। वे पुरुषों में महापुरुष थे और मैं सौभाग्यशाली था कि मैं उनकी छाया में बढ़ सका। डॉक्टर साराभाई की मृत्यु मेरे लिए एक क्रूर आघात थी, खासकर इसलिए क्योंकि ये पूरी तरह अप्रत्याशित थी। दिसंबर 1971 में मैंने उनसे दिल्ली से बात की, जहां मैं एक मिसाइल पैनल मीटिंग में शामिल हुआ था। वे तब तक ठुम्बा में थे और उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैं दिल्ली से लौटूं तो त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे पर उनसे मिलूं, क्योंकि वे बॉम्बे जा रहे होंगे। वो मुलाकात कभी नहीं हो सकी। मैं कुछ घंटे बाद त्रिवेंद्रम पहुंचा और ये समाचार सुना कि डॉक्टर साराभाई का हृदयघात से निधन हो गया। मुझे पता चला कि हमारी बातचीत के 1 घंटे बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। वो व्यक्ति जिसने उन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को पोषित किया जो देश के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक परियोजनाओं का नेतृत्व करने वाले थे, जो महान वैज्ञानिक और नेता थे, अब हमारे पास नहीं थे। परंतु अपने जाने से पहले उन्होंने हमें वो ज्ञान, आत्मविश्वास और दूरदर्शिता दे दी थी जिसकी आवश्यकता हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए थी। मेरा मानना है कि उनका सबसे बड़ा सम्मान यही था कि हम में से प्रत्येक उस सच्चे सामर्थ्य को साकार करे जिसे उन्होंने पहली ही मुलाकात में पहचान लिया था। शायद मेरे जीवन का ये पैटर्न है कि जो लोग मेरे सबसे करीब होते हैं वे अचानक बिना किसी चेतावनी के चले जाते हैं। इसने मुझे क्या सिखाया? प्रत्येक व्यक्ति को खोने पर मैंने अपने चारों ओर दुख की एक नई परत पाई, और हर बार मैंने उसके सार को अपने अंदर लाने की कोशिश की, चाहे वो बिना शर्त का प्रेम हो, दया हो या भक्ति। डॉक्टर साराभाई के मामले में शायद वो आगे देखने, प्लानिंग करने, निर्माण करने और सृजन करने की क्षमता थी। यदि मैंने अपने कार्यों में और जिन जिन भूमिकाओं में मुझे सौंपा गया है उसमें उसका कुछ भी अंश प्राप्त किया है, तो मैं स्वयं को सफल मानता हूं कि मैंने इस महान भारतीय दूरदर्शी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया। अगर आपको ये ऑडियो बुक अच्छी लगी तो नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत ही जल्दी इसका 11वां भाग डालूंगा।